हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी का ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है। आज के सेशन में हम 3 से लेकर 9 नवंबर तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहां पर डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिएगा, एंड तक सेशन को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शुरू करते हैं हमारे वीकली करंट अफेयर के सेशन को और सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की 94th रामसर साइट कौन सी बनी है? भारत की 94 रामसर साइट का दर्जा दिया गया है गोगाबिल लेक को। कहां पर स्थित है? गोगाबिल लेक की बात करते हैं तो यह हमको देखने को मिलेगी भारत के बिहार राज्य में, बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में गोगाबिल लेक है, जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और इसको मिलाकर अब इंडिया में 94 रामसर साइट हो गई है। आपको पता है 1-2 महीने पहले ही बिहार के 2 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। इनमें एक है गोकुल जलाशय और एक है उदयपुर झील। ये दोनों भी कहां पर है? बिहार में है। इन दोनों को जब रामसर साइट का दर्जा दिया गया तो 93 रामसर साइट हो गई थी। और अब बिहार की गोगाबिल लेक को जब रामसर साइट का दर्जा दिया गया तो अब हमारे पास रामसर साइट की संख्या हो गई है इंडिया में 94। बिहार में टोटल अब 6 रामसर साइट हो गई है गोगाबिल लेक को मिलाकर। ठीक है, तो दुनिया में रामसर साइट जो है रामसर कन्वेंशन के आधार पर घोषित की जाती है। रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर में हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, और यहीं पर एक ट्रीटी साइन की गई रामसर कन्वेंशन के नाम से, और इसी के आधार पर किसी को रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो इंडिया में अभी 94 रामसर साइट है, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा रामसर साइट देखने को मिलेगी तमिलनाडु राज्य में 20। इंडिया की पहली रामसर साइट थी चिल्का लेक, ओडिशा में है, और केवलादेव नेशनल पार्क ये देखने को मिलेगा राजस्थान में। तो ये इंडिया की 2 रामसर साइट है हमारे पास, जो कि पहली थी। सबसे लास्ट जो रामसर साइट बनी है गोगाबिल लेक, कहां पर? बिहार राज्य में। भारत का दूसरा यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे घोषित किया गया है? इंडिया का दूसरा यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अनाउंस किया गया है लखनऊ को। पहला कौन सा था? तो भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी था हैदराबाद, तेलंगाना का, और अब दूसरा घोषित किया गया है लखनऊ को। देखिए, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की बात करें तो पाक कला के लिए जो फेमस हो, है ना, खाना बनाने की जो कला होती है उसके लिए जो शहर फेमस होता है उसको यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया जाता है। हमारी हैदराबाद सिटी को पहले यह दर्जा दिया जा चुका है और अब यह सम्मान दिया गया है लखनऊ को, उसके यूनिक कल्चर के लिए, यूनिक खान पान के लिए। सदियों पुराना जो ट्रेडिशन है लखनऊ का, है ना, लखनवी तहजीब ऐसे वर्ड भी यूज किए जाते हैं। तो सालों पुराना जो कल्चर है, इसके लिए लखनऊ को यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, इसके तहत यूनेस्को के द्वारा किसी भी सिटी को यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया जाता है। तो इंडिया की पहली सिटी कौन थी? हैदराबाद। सेकंड कौन बनी? लखनऊ। अब यूनेस्को का ये जो इनिशिएटिव है, ये जो प्रोग्राम है, ऐसी सिटीज को सम्मान देना जो कि अपने क्रिएटिविटी के लिए फेमस हो, चाहे वो क्राफ्ट हो, फोक आर्ट हो, डिजाइन हो, फिल्म हो, गैस्ट्रोनॉमी हो, लिटरेचर, कल्चर, किसी के लिए भी अगर यूनिकनेस रखता है कोई भी शहर या सिटी, तो उसको इस प्रोग्राम के तहत दर्जा दिया जा सकता है। यूनेस्को के इस प्रोग्राम की शुरुआत 2004 में की गई थी। 2025 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया? तो आप सभी को पता है लास्ट वीक हमने जो वनडे विमेंस वर्ल्ड कप है उसका खिताब जीता था साउथ अफ्रीका को हराकर, और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है वो दिया गया था दीप्ति शर्मा को, प्लेयर ऑफ द सीरीज। दीप्ति शर्मा ने पूरे इवेंट में सबसे ज्यादा 22 विकेट लिए हैं। इसके अलावा लास्ट फाइनल में जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला गया था 2 नवंबर को DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में, यहां पर मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच का जो खिताब है वो दिया गया था शेफाली वर्मा को। ऑल ओवर हमने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर 52 साल के बाद, क्योंकि 1973 में वर्ल्ड कप शुरू हो चुका था महिलाओं का, तो 52 साल हो गए हैं। 52 साल में हमने 52 रन से दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार इस सीरीज पर, पहली बार वर्ल्ड कप पर कब्जा किया है।
तो आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 में इंग्लैंड से शुरू हुआ, पहला विनर भी इंग्लैंड ही था। पुरुषों का वर्ल्ड कप 2 साल बाद शुरू हुआ था 1975 में। फर्स्ट टूर्नामेंट जो कि 1973 में महिलाओं का वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया, वो एक लीग सिस्टम की तरह खेला गया था। इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया, इंग्लैंड ही विनर रहा और यहां पर रनर अप था ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 1978 में जब आयोजित किया गया वर्ल्ड कप सेकेंड एडिशन, तब ऑस्ट्रेलिया विनर था। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 7 बार विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है वनडे का, और इंग्लैंड ने 4 बार ये खिताब अपने नाम किया है। एक बार न्यूजीलैंड ने जीता है, तीसरी विनिंग टीम, और अब हमने जीता है चौथी विनिंग टीम इंडिया। तो अभी जो 2025 का हुआ था वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया गया। इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट किया संयुक्त रूप से, और ये 13वां एडिशन है। 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में। जो हमने बैटिंग की थी फाइनल में शुरुआत में, तो 298 रन पर 7 विकेट देकर हमने 298 रन बनाए। टॉप स्कोर शेफाली वर्मा का था 87 रन का, तो ये प्लेयर ऑफ द मैच रही फाइनल में। साउथ अफ्रीका ने हमारे खिलाफ 246 रन बनाए, पूरी ऑल आउट हो गई थी टीम। सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड था लॉरा वॉलवॉट के नाम, 101 रन इन्होंने फाइनल में बनाए थे। हालांकि टीम हार गई, लेकिन पूरे जो वर्ल्ड कप है सबसे ज्यादा रन लॉरा वॉलवॉट के ही रहे हैं, जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा, और सबसे ज्यादा रन लॉरा वॉलवॉट 571। तो ये बेसिक फैक्ट है जो कि मैंने आपको बताया, याद रखना, पूछे जाते हैं। भारत ने पहली बार ही वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है विमेंस कैटेगरी का। 2005 और 2017 में भी हमने फाइनल खेला, लेकिन हम जीते नहीं हैं। चौथी बार इंडिया ने होस्ट किया है। 1978 में हम होस्ट कर चुके हैं, 1997 में हमने होस्ट किया था और 2013 में होस्ट किया था। अब 2025 में होस्ट किया है श्रीलंका के साथ। आपको पता है पहले तीनों बार जब हमने होस्ट किया ना, विनर ऑस्ट्रेलिया रहा। ठीक है, तो 2005 के फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, और 2017 के फाइनल में हम इंग्लैंड से हार गए थे। ठीक है, तो यह है बेसिक सारे फैक्ट। रूस द्वारा परीक्षण किए गए दुनिया के पहले परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन का क्या नाम है? दुनिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन, इसको टेस्ट किया है रशिया ने, और इसका नाम है पोसीडॉन। रशिया ने टेस्ट किया है। देखिए, एक होता है न्यूक्लियर कैपेबल, जो कि न्यूक्लियर हथियार या बम को ले जा सकता है। एक न्यूक्लियर पावर्ड, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से ही संचालित हो रहा है। तो दुनिया का ऐसा पहला अंडर वाटर ड्रोन जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से संचालित हो रहा है, इसे रशिया ने टेस्ट किया है सक्सेसफुली, जिसका नाम है पोसेडॉन। ठीक है, न्यूक्लियर पावर अंडर वाटर ड्रोन है, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम। 185 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है अंडर वाटर। 2028 तक इसे शामिल कर लिया जाएगा। रशिया की जो नेवी है उसमें 2028 तक इसे शामिल कर लिया जाएगा। रशिया ने कुछ समय पहले ही न्यूक्लियर पावर्ड एक बुरेवेस्टिक मिसाइल को भी टेस्ट किया है। यह न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली मिसाइल है, जिसको नाम दिया है बुरेवेस्टनिक, रशिया की मिसाइल है। डन। तो न्यूक्लियर वाटर अंडर ड्रोन भी आपको समझ में आ गया, अंडर वाटर ड्रोन, और न्यूक्लियर पावर मिसाइल भी आपको समझ में आ गई, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल। ठीक है, ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। आप सभी के लिए यूपीएसआई स्टडी मटेरियल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएसआई की जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आप लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको काफी मदद करेगा। जितने भी बेसिक सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक लॉ, जनरल स्टडीज, कंप्यूटर, हिंदी, उसके आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। और हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपीएसआई स्टडी मटेरियल की, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट, अभी काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम आएंगे अगले क्वेश्चन पर। चावंगकूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चावंगकूट महोत्सव या फेस्टिवल ये मनाया जाता है पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में। चावंगकूट फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। 1 नवंबर को मणिपुर में यह मनाया गया था। फेस्टिवल मणिपुर की कुछ कम्युनिटीज, कुछ ट्राइब्स मनाती है, जैसे कुकी ट्राइब,
चिन ट्राइब या मिजो ट्राइब, ये सारी मणिपुर की ट्राइब है जो कि इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। यहां पर कूट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है चावंग कूट फेस्टिवल को। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में से मनाया जाता है, जो नई फसल है ना उसकी कामना के लिए इनके जो लोक देवता हैं, जो स्थानीय देवी है, उनकी पूजा की जाती है। तो हार्वेस्ट अच्छी हो, फसल अच्छी हो, इसकी कामना के लिए इसे मनाया जाता है। यहां पर चावंग का मतलब होता है शरद ऋतु और कूट का मतलब होता है फसल। तो चावंग कूट फेस्टिवल इसका नाम है। ओके, यहाँ पे जो पुजारी होते हैं ना इन कम्युनिटीज के, ट्राइब्स के, वो क्या करते हैं कि राइस बियर को आवंटित करते हैं। सारे जो पूजा करने आते हैं उनको राइस बियर पिलाई जाती है। तो इस तरीके से ये ट्राइब इसे सेलिब्रेट करती है, चावंगकुट फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो कि मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम भारत के किस चेस प्लेयर के नाम पर रखा गया है? फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025, इसका नाम, जो ट्रॉफी है ना, इसका नाम भारत के एक चेस प्लेयर पर रखा गया है जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद। भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। तो 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है गोवा में फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का। इसकी ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी इसका नाम रखा गया है, भारत के चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद के नाम पर। तो पहली चीज तो ये हो जाती है कि फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गोवा में। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है फिडे के साथ मिलकर, जो कि इंटरनेशनली चेस को गवर्न करने वाली संस्था है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसके साथ मिलकर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन आयोजन करवा रहा है। 206 पार्टिसिपेट यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेंट से 11वां एडिशन इस बार होने वाला है, हो रहा है इवन फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन क्योंकि यहां पर आयोजन करवाने में सहयोगी है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, तो इसकी बात कर लेते हैं। इंडिया में चेस को गवर्न करने वाली संस्था ऑल इंडिया चेस फेडरेशन 1951 में स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नितिन नारंग ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट है वर्तमान में। अब देखिए, विश्वनाथन आनंद, इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। तो पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के 1988 में। अब तो 90 शतरंज ग्रैंड मास्टर इंडिया से बन चुके हैं, पर पहले 1988 में विश्वनाथन आनंद थे। ठीक है, 5 बार इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है, सन 2000, 2007, 2008, 2010 और 2012। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इनको सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था 1991 में, 1991, 92। पद्मश्री 1987 में दिया जा चुका है, पद्म भूषण सन 2000 में, और पद्म विभूषण इनको 2008 में दिया गया था। यह है विश्वनाथन आनंद, और ये डिप्टी प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड चेस फेडरेशन के, डिप्टी प्रेसिडेंट। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इस आधार पर इसे तैयार किया जाता है कि किस देश में कानून का कितना अच्छा शासन है, लॉ के अकॉर्डिंग कितना अच्छा मैनेज किया जा रहा है देश को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज या लॉ कितने अच्छे हैं और लोग कितना ज्यादा उसे फॉलो कर रहे हैं, लोगों में कितने ज्यादा अपने कानून को लेकर अवेयरनेस है। इसके आधार पर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स में भारत को 86 रैंक पर रखा गया है। कौन सी रैंक पर? 86 रैंक पर। ऑल ओवर अगर हम देखें तो 143 कंट्रीज को इसमें रैंक किया गया था, अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर, जैसे 8 डायमेंशन और 44 इंडिकेटर्स का यूज किया गया। जैसे जुडिशियरी कितने ज्यादा इंडिपेंडेंट है, लोग कितने ज्यादा अवेयर हैं, करप्शन कितना कम है, इक्विलिटी कितने ज्यादा है। तो ये तब हो पाएगा जब रूल ऑफ लॉ किसी देश में बहुत अच्छा हो। तो इसी के आधार पर किसी भी देश को रैंक की जाती है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। 2025 में 143 कंट्रीज को इसमें रैंक किया गया, जिसमें इंडिया को 86 रैंक पर रखा गया। सबसे पहले नंबर पर है डेनमार्क, सेकंड पर नॉर्वे, तीसरे पर फिनलैंड, सबसे लास्ट रैंक पर रखा गया है वेनेजुएला को इस इंडेक्स में। इंडिया की रैंक 86, लास्ट ईयर जब इंडेक्स आया था तब हमको 79th रैंक पर रखा गया था। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स
2009 से हर साल जारी किया जा रहा है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। तंजानिया की नई राष्ट्रपति कौन बनेगी? तंजानिया जो कि एक अफ्रीकी देश है, इसकी नई प्रेसिडेंट चुनी गई है सामिया सुलू हसन। यहां पर आप सामिया सुलू हसन की इमेज देख लीजिए। तंजानिया जैसा कि आप यहां पर मैप में देखेंगे, पूर्वी अफ्रीकी एक देश है तंजानिया, इसकी पूर्वी सीमा इंडियन ओशियन से लगती है। ठीक है, तो सामिया सुलू हसन तंजानिया की यहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन्होंने जीता, 98% वोट मिले इनको। वैसे 2021 से ये वहां पर प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रही है, एक बार फिर से इनका रीइलेक्ट होकर आई है 2025 में, और सामिया सुलू हसन एक बार फिर से प्रेसिडेंट बनेगी तंजानिया देश की। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। सामिया सुलू हसन यहां की हो गई प्रेसिडेंट, और पीएम के पद पर पहले से ही कासिम मजालीवा पीएम के पद पर हैं तंजानिया में। रामदरश मिश्र जिनका निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? रामदरश मिश्र हिंदी के बहुत ही फेमस साहित्यकार, इनका निधन हो गया है हाल ही में। ये हैं रामदरश मिश्र। इनकी काफी सारी रचनाएं आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा। अभी एज ज्यादा थी, 101 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर में इनके योगदान के लिए इनको जाना जाता है। 150 से ज्यादा बुक रामदरस मिश्र ने लिखी है हिंदी में। यूपी से हैं। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं देखें तो इनकी कविताओं में बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, मैं तो यहां हूं, अग्नि की हंसी, ये सारी रामदरस मिश्र की रचनाएं हैं, कविताएं हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी साल 2025 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा साहित्य अकादमी अवार्ड 2015 में दिया जा चुका है, सरस्वती सम्मान 2021 में, व्यास सम्मान 2011 में, सब साहित्य के क्षेत्र के सम्मान है। तो रामदरस मिश्र यूपी से आते हैं, हिंदी साहित्यकार। इनका निधन हो गया 101 वर्ष की आयु में। हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं? रोहन बोपन्ना ने इंटरनेशनल टेनिस खेलों से संन्यास की घोषणा की है। आपको पता है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। इन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता था मेंस डबल कैटेगरी में, है ना, एक प्लेयर के साथ में मेंस डबल कैटेगरी में ग्रैंड स्लैम जीता था। तब इनकी एज थी 44 ईयर, अभी 45 साल के हैं। तो 44 ईयर की एज में ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भारत के रोहन बोपन्ना। इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है टेनिस खेलों से। टेनिस में इनका 22 साल का करियर रहा है। ओके, डबल कैटेगरी में ओल्डेस्ट व्यक्ति जो वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं, रोहन बोपन्ना। इनको 2019 में अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है और लास्ट ईयर 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे चलिए, 2025 एशियाई युवा खेलों की पदक तालिका में भारत की रैंक क्या है? 2025 की एशियन यूथ गेम्स की मेडल टैली में इंडिया को 6th रैंक पर रखा गया। सबसे पहले आएगा कि एशियाई यूथ गेम्स का आयोजन कहां हुआ है, तो इसका आयोजन किया गया बहरीन में, और इस बार इस कंपटीशन का ये 3रा एडिशन है। 4 साल में एशियन यूथ गेम्स का आयोजन किया जाता है। 2009 में ये शुरू हुआ था, फिर 2013 में आयोजित किया गया, लेकिन पिछले 12 साल से ये बंद था। तो अब 3रा एडिशन आयोजित हुआ है एशियन यूथ गेम्स का 2013 के बाद। इंडिया ने 48 मेडल जीते, जिनमें 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल है। और 48 मेडल के साथ हम मेडल टैली में 6 प्लेस पर रहे हैं। पहले नंबर पर चाइना 147 मेडल के साथ, सेकंड पर उज्बेकिस्तान और थर्ड पर कजाकिस्तान। इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है, तो 6th रैंक पर हम रहे हैं। एशियन यूथ गेम्स में 45 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, 4051 एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया था। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसका आयोजन कराता है। 4 साल में एक बार, शुरुआत 2009 में की गई थी। पहला जो एडिशन था सिंगापुर में आयोजित किया गया था। अभी 3रा एडिशन बहरीन में आयोजित किया गया। मेडल टैली में हम 6th प्लेस पर रहे हैं। प्रो कबड्डी लीग के 12वें एडिशन का खिताब किसने जीता है, या कौन विनर रहा? प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का जो खिताब है वो जीता है दबंग दिल्ली ने। दबंग दिल्ली विनर रहा। अच्छा, हराया किसको फाइनल में? तो दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को फाइनल में हराया। और प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन जो नई दिल्ली में हुआ था,
इसका खिताब जीता है। यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि दूसरी बार ही दबंग दिल्ली यहां पर विनर बनी है। प्रो कबड्डी लीग 29 अगस्त को शुरू हुआ था, 31 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। दबंग दिल्ली विनर रही, पुनेरी पल्टन रनर अप रही। सबसे पहली बार प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत की गई थी 2014 में, पहला एडिशन जयपुर पिंक पैंथर ने जीता था, जो कि अभिषेक बच्चन की टीम है ना, फिल्म अभिनेता। तो 2014 में शुरू किया गया। इस बार 12वां सीजन है प्रो कबड्डी लीग का। दबंग दिल्ली विनर और पुनेरी पल्टन रनर अप। ओके, सबसे सक्सेसफुल टीम है पटना पायरेट्स, जिन्होंने 3 बार टाइटल जीता है प्रो कबड्डी लीग का। भारतीय मानक ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। आपको पता है, कुछ आप वस्तु लेते हो, कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो ISI का मार्क होता है। सोना चांदी खरीदने जाते तो उस पर हॉलमार्क होते हैं। तो ये सारे स्टैंडर्ड को जांच करने का काम या दिए जाने का काम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करता है ना। तो ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इसके डायरेक्टर जनरल हाल ही में संजय गर्ग अपॉइंट किए गए। संजय गर्ग बने हैं डायरेक्टर जनरल भारतीय मानक ब्यूरो के। इस पद पर अभी तक प्रमोद कुमार तिवारी थे, इनको रिप्लेस किया है संजय गर्ग ने। केरला से आते हैं और 1994 बैच के एक IAS ऑफिसर है संजय गर्ग। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में आपको बता ही चुका हूं कि इसका काम क्या है, ठीक है ना। एक स्टेचुरी बॉडी है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के तहत इसे रजिस्टर्ड किया गया है। हालांकि ये बनी बहुत पहले है, 23 दिसंबर 1986 को इसको बना दिया गया था। ओके, तो यह है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसके अध्यक्ष या डायरेक्टर जनरल बने हैं संजय गर्ग। टाइफून कल मैगी किस सागर में आया है? टाइफून कल मैगी आया है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। टाइफून कल मैगी ने वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों को प्रभावित किया, ठीक है ना। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आगे बढ़ा था, फिलीपींस वियतनाम इनको प्रभावित किया। इवन फिलीपींस में काफी ज्यादा लैंडफॉल भी हुआ इस तूफान के कारण, और फिलीपींस के 66 लोगों की डेथ हुई है। और फिर यह वियतनाम की ओर आगे बढ़ा और फिर धीरे धीरे शांत हुआ। तो टाइफून कलमेगी यहां पर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आया था। इसके पहले एक बे ऑफ बंगाल में भी एक टाइफून आया था, एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन मोथा। यह आया था बे ऑफ बंगाल में, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को इसने प्रभावित किया था। एक कैरिबियन सी में एक हरिकेन आया था, हरिकेन मेलिसा। यह आया था कैरिबियन सी में और इसने जमैका को प्रभावित किया था। तो इनको भी याद रखिए। और टाइफून कलमेगी से हमारा क्वेश्चन है, तो ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में देखने को मिला और फिलीपींस और वियतनाम देशों को इसने प्रभावित किया। बोईता बंदना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बोईता बंदना फेस्टिवल मनाया जाता है ओडिशा राज्य में। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों के जो स्थानीय लोग हैं वो बोईता बंदना फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार ये 5 नवंबर को मनाया गया। ओडिशा कैलेंडर के कार्तिक मास की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। देखिए यहां पर बोईता, अगर हम मीनिंग देखने जाते हैं ना बोईता बंदना का, तो बोईता का मतलब होता है बोट और वंदना का मतलब होता है पूजा करना। एक्चुअल में ओडिशा के तटीय क्षेत्र के जो लोग हैं ना, प्राचीन काल में अंग्रेजों के समय में या उसके पहले में, उनके पूर्वज जो है ना वो दक्षिण पूर्वी एशिया जाते थे व्यापार करने, तो बोट से समुद्र को क्रॉस करते थे, बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन को। तो वो जिस बोट का यूज करते थे ना उसको कहा जाता था बोईता, ठीक है ना। बोईतास नाम की बोट होती थी। और जो पूर्वज है उन्हें कहा जाता था सदाबास, जो कि जा रहे हैं ट्रेड के लिए। तो इन्हीं के सम्मान में, अपने पूर्वजों के सम्मान में बोईता बंदना फेस्टिवल मनाया जाता है ओडिशा राज्य के लोगों के द्वारा। ओके, रौमारी डोंडुआ वेटलैंड जिसकी रामसर साइट के लिए मांग की जा रही है, भारत के किस राज्य में स्थित है? रौमारी डोंडुआ वेटलैंड है, एक क्षेत्र है, यह हमको असम राज्य में देखने को मिलेगा, है ना। रौमारी डोंडुआ वेटलैंड, ठीक है, नाम थोड़ा सा अलग सा है, असम राज्य में देखने को मिलता है। एक्चुअल में अभी आपको पता है बिहार के, मैंने आपको बताया कि 2-3 ऐसे वेटलैंड थे जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है 2-3 महीने में। अब यहां पर असम राज्य का ये जो पर्टिकुलर वेटलैंड है ना, यहां पर भी डिमांड की जा रही है कि भाई हमारे वेटलैंड को भी आप रामसर साइट का दर्जा दो। तो ये अभी सुर्खियों में था क्योंकि असम में अभी तक केवल एक ही रामसर साइट है, दीपोर बिल वेटलैंड।
तो ये एक लोती रामसर साइट है असम की। अब जो एक और वेटलैंड एक असम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लोखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अंदर ये वेटलैंड देखने को मिलता है, रोमारी डोंडुआ वेटलैंड। अब वेटलैंड के लिए एक्चुअल में 9 क्राइटेरिया कंप्लीट करना जरूरी है, 9 में से कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए, हम आगे बात करेंगे। अब बात यह है कि ये जो वेटलैंड है ना, 9 क्राइटेरिया में से 8 क्राइटेरिया पूरे करता है, जबकि चाहिए सिर्फ एक की। बात करेंगे हम। देखो, असम की लोखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है रोमारी डोंडुआ वेटलैंड, लगभग 2.5 से 3 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 120 से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड की स्पीशीज देखने को मिल जाती है, 47,000 से ज्यादा बर्ड है यहां पर। कई सारी ऐसी स्पीशीज भी देखने को मिलती है जो कि विलुप्त प्राय, विलुप्ति की कगार पर है, तो इनको संरक्षित किया जाना जरूरी है। अब रामसर साइट के लिए एक यूनिक वेटलैंड हो, कोई इंडेंजर्ड स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज रहती हो, 20,000 से ज्यादा बर्ड हो, तो ऐसी 9 कैटेगरी। अगर कोई एक कैटेगरी भी फुलफिल होती है तो रामसर साइट का दर्जा यूनेस्को दे सकता है। ये 8 क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, इसीलिए और ज्यादा डिमांड की जा रही है असम राज्य में कि आप रोमारी डोंडुआ वेटलैंड को भी रामसर साइट का दर्जा दो। तो ये वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए संरक्षित किया जाना जरूरी है भारत के असम राज्य में। इंडिया में अभी मैंने आपको बताया 94 रामसर साइट से 94 रामसर साइट है। सबसे लेटेस्ट अभी हमने डिस्कस किया था गोगाबिल लेक, है ना, ये कहां पर है, बिहार में। यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा करोड़पतियों की सूची में भारत की रैंक क्या है? यूबीएस, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है, यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा करोड़पतियों की सूची में इंडिया वर्ल्ड में 14th रैंक पर रखा गया। 14th रैंक पर इंडिया को रखा गया सबसे ज्यादा करोड़पतियों की सूची में। दुनिया की वेल्थ के बारे में एनालिसिस करती है ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट। दुनिया में कितनी वेल्थ है, कितने मिलीनियर्स हैं, कितने करोड़पति है, इनके बारे में यह डेटा को शेयर करती है। तो यहां पर जो बताया गया, इसमें बताया गया कि इंडिया में ऑल ओवर अगर हम देखें तो 9,17,000 मिलीनियर है, और भारत मिलीनियर्स के मामले में 14th रैंक पर आता है। और इंडिया में जो वेल्थ है ना, दुनिया की 3.4% पर्सनल वेल्थ इंडिया में। सबसे ज्यादा करोड़पति यूएसए में है, सेकंड पर चाइना और थर्ड पर आता है फ्रांस। इंडिया की रैंक है 14। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की किस संस्था को सबसे ऊंची 59th रैंक दी गई है? क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये रैंकिंग है ना, यूनिवर्सिटीज, एशिया की जो यूनिवर्सिटीज है उनको रैंक करता है, इंस्टीट्यूशन जो है उनको रैंक करता है अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर, अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर। जैसे यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है, वहां का एजुकेशन कितना अच्छा है, वहां से पास आउट होने के बाद जॉब के चांसेस कितने ज्यादा है ना, इन सब के आधार पर प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं, और कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, बच्चे कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और कितने ज्यादा सेटिस्फाइड है, इन सभी अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 को जारी किया गया है। भारत की एक संस्था है आईआईटी दिल्ली, जो कि इस रैंकिंग में 59th रैंक पर है। सबसे ऊपर इसी की रैंक है, आईआईटी दिल्ली की 59th रैंक, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अगर हम इस नाम में क्यूएस का मीनिंग देखें ना, तो इसे क्वाकरेली साइमन के नाम से जाना जाता है। यूके बेस्ड एक हायर एजुकेशन रिसर्च कंपनी है क्वाकरेली साइमन, तो ये निकालता है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। 2026 के लिए इसने रैंकिंग जारी की, 1529 इंस्टीट्यूशन को इसने रैंक किया है बेस्ट यूनिवर्सिटी में। इसमें भारत की टॉप रैंक आईआईटी दिल्ली को मिली 59th रैंक। लास्ट ईयर 2024 में जब ये इंडेक्स आया था ना, तो आईआईटी दिल्ली को 44 रैंक दी गई थी, अब रैंक घटा के कर दी गई 59th रैंक। इसमें सबसे पहले नंबर पर अगर इंडिया में आईआईटी दिल्ली है, तो उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 64 रैंक पर, फिर आईआईटी मद्रास 70, आईआईटी बॉम्बे 71, आईआईटी कानपुर 77। आईआईटी दिल्ली सबसे टॉप पर है 59 रैंक पर। अच्छा, वर्ल्ड में सबसे ऊंची रैंक पर कौन? तो ये है द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, पहले नंबर पर हांगकांग की यूनिवर्सिटी है, और सेकंड पर पेकिंग यूनिवर्सिटी को रखा गया, जो कि चाइना के बीजिंग की यूनिवर्सिटी है।
ये टॉप पर। सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा दी जा सके, इसलिए स्टारलिंक जो कि स्पेस एक्स की ही एक सब्सिडरी है, एलन मस्क की कंपनी है, इसके साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य अपने जो दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों तक भी इंटरनेट दे पाए, तो सैटेलाइट के माध्यम से वो इंटरनेट दिया जा सके, इसीलिए महाराष्ट्र ने स्टारलिंक के साथ एक समझौता किया है। अब स्टारलिंक आपको पता है सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा देने के लिए जानी जाती है, तो महाराष्ट्र सरकार ने यह समझौता किया। स्टारलिंक इंटरनेशनल प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है स्पेस एक्स के अंतर्गत, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। 2019 में स्टारलिंक की स्थापना की गई थी। दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? वर्ल्ड का पहला कैशलेस देश बना है स्वीडन। मतलब स्वीडन वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन गया है जहां के सारे लोग लगभग डिजिटल पेमेंट सिस्टम का यूज करते हैं, यूपीआई जैसा सिस्टम इनका यूज करते हैं। तो अब जो पेपर करेंसी है या फिर जो हम देखते हैं सिक्के या नोट, इनका यूज लगभग खत्म होता जा रहा है स्वीडन में। तो इस तरीके से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। स्वीडन ने क्या किया था, 2012 में स्विश नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। अब यहां के लगभग सभी लोग इस पॉलिसी के कारण अवेयर हुए और अब सभी लोग डिजिटल पेमेंट का ही यूज कर रहे हैं स्वीडन में। ठीक है, तो पहला कैशलेस देश बना वर्ल्ड का स्वीडन। एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार कहां आयोजित की जाएगी? एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार एक तरह की ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब हमारी तीनों जो आर्म्ड फोर्स है, जो हमारी नेवी है, एयर फोर्स है, आर्मी है, ये तीनों मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यहां पर कर रही है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज यहां पर कर रही है, ताकि पूर्वोत्तर भारत को सेव किया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं पूर्वोत्तर भारत में लगातार थ्रेट आ रहा है बांग्लादेश और चाइना की तरफ से, चिकन नेक जैसे क्षेत्रों में। तो इसीलिए हमारी जो तीनों आर्मी है उन्होंने एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया। ये तीनों मिलकर करेंगे 11 से लेकर 15 नवंबर तक। जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और चाइना की बाउंड्री, उसके पास अरुणाचल प्रदेश में एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार किया जाएगा। इसी तरीके की एक एक्सरसाइज तीनों हमारी सेना पश्चिमी भाग में भी कर रही है, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर एरिया में। इसका नाम है एक्सरसाइज त्रिशूल। यह पश्चिमी इंडिया में किया जा रहा है, राजस्थान की और गुजरात की बाउंड्री पर, पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री लगती है वहां पर। और अरुणाचल प्रदेश में एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन अब किया जाएगा। ओके, याद रखिएगा। चर्चित शीतल देवी किस खेल से संबंधित है? शीतल देवी पैरा आर्चरी से संबंधित है। तो यहां पर आर्चरी ऑप्शन में, तो आर्चर, बहुत ही फेमस पैरा आर्चर है शीतल देवी, जम्मू कश्मीर से आती है। आप यहां पर इनकी इमेज देखिए, हाथ नहीं है इनके, लेकिन फिर भी बेस्ट पैरा आर्चर है वर्तमान में इंडिया की। जो पेरिस में पैरालंपिक हुए थे उसमें मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी, आज तक पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी शीतल देवी, जम्मू कश्मीर से आती है। अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एक उपलब्धि इन्होंने हासिल की है जो कि बहुत यूनिक है। एशिया आर्चरी कप स्टेज 3 चैंपियनशिप का आयोजन किया जाने वाला है। अब आपको पता है ये जो एशिया आर्चरी कप स्टेज 3 है ना, इसमें नॉर्मल आर्चर पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जो शरीर से पूरी तरीके से अच्छे हों। तो ये हो गई आर्चरी। और पैरा आर्चर मतलब जिनके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो या फिर जो दिव्यांग है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब भाई शीतल देवी ने क्या किया, इनके जो एशिया आर्चरी कप स्टेज 3 के लिए सिलेक्शन के लिए जो टेस्ट हो रहे थे ना, उसको पास किया। और अब ये भारत की पहली पैरा खिलाड़ी बन गई है जिन्हें इंडिया की नॉन पैरा खेलों की टीमों में भी चुना गया। मतलब नॉर्मल खिलाड़ी है उसमें चुना गया, भयंकर बड़ी उपलब्धि। ओके, इस कंपटीशन में नॉन पैरा खिलाड़ियों के साथ अब कॉम्पीट करेगी शीतल देवी। यह पार्टिसिपेट करेगी विमेंस कंपाउंड इवेंट में एशिया आर्चरी कप के स्टेज 3 में, है ना। जो सिलेक्शन ट्रायल्स हुए थे ना, 60 से ज्यादा नॉन पैरा प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, 60 से ज्यादा नॉर्मल प्लेयर, उनमें भी ये तीसरे नंबर पर रही है शीतल देवी।
इसीलिए अब शीतल देवी आर्चरी एशिया कप स्टेज 3 में पार्टिसिपेट करेगी। यह आयोजन सऊदी अरेबिया के जद्दा में किया जाएगा नेक्स्ट मंथ दिसंबर में। वर्ल्ड आर्चरी एशिया इसका आयोजन करवाएगी। शीतल देवी जम्मू कश्मीर से आती है, कंपाउंड आर्चरी की पैरा खिलाड़ी है, भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक मेडलिस्ट। 2024 के पैरालंपिक में मिक्स्ड टीम कंपाउंड इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनको अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है शीतल देवी को 2023 में। और इसके अलावा काफी सारे अलग गेम्स तो इन्होंने जीते ही हैं, काफी सारे मेडल जीते हैं। ठीक है। एसएस इनोवेशन द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम का नाम क्या है? एसएस इनोवेशन जो कि रोबोटिक सर्जरी इक्विपमेंट बनाने की कंपनी है इंडिया में, इसने वर्ल्ड के पहले पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम को लॉन्च किया है जिसका नाम है मंत्रासन। देखिए, अगर हम रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम की बात करते हैं तो एक ये सिस्टम है, जैसे क्या होता है कि कोई भी एक्सपर्ट, मान लो हार्ट सर्जन है जो कि कहीं बाहर है, मान लो कि वो चाइना में बैठा है और उसको इंडिया में किसी की सर्जरी करना, आने जाने में टाइम खराब होगा, टाइम लगेगा और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम भी आती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, तो वो वहां बैठे, चाइना में बैठे इंडिया के किसी भी पेशेंट का इलाज कर सकता है इस एक मशीन के माध्यम से। वो वहां पर एक मशीन में बैठा हुआ है और वहां से पूरी डिटेल, जो एक इंडिया में मान लो नोएडा में कोई ऑपरेशन थिएटर है, वो चाइना में बैठ के वहां नोएडा के ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी कर सकता है इन इक्विपमेंट के माध्यम से। तो एक रोबोट एक तरह का, तो ये रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम है। लेकिन पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम पहली बार इंडिया की एसएस इनोवेशन ने बनाया है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जिसे ले जाया जा सकता है ऐसा सिस्टम, इसे बनाया है एसएस इनोवेशन ने और इसको नाम दिया गया है मंत्रासन या मंत्रासन। ठीक है, तो पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम भी आपको समझ में आ गया। एसएस इनोवेशन की बात करें तो ये मेडिकल रोबोटिक्स कंपनी है, मेडिकल के क्षेत्र में इक्विपमेंट या रोबोट बनाती है। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव इसके फाउंडर और चेयरमैन है। बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया केरल के कोच्चि में। कहां पर किया गया? केरल के कोच्चि में। ठीक है, देखिए 4 से लेकर 6 नवंबर तक केरल के कोच्चि में यह आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या है? बिम्स्टेक देशों के मध्य में और इंडिया के बीच में मरीन या फिर जो ब्लू इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देना। समुद्र के क्षेत्रों से सॉरी, समुद्र के क्षेत्रों से जो ट्रेड होता है, ब्लू इकोनॉमी, उसको बढ़ावा देना है ना। वहां पर समुद्री क्षेत्रों में पीस के लिए आपस में मिलकर काम कर पाए, तो ये ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने का एक उद्देश्य है बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क। इसकी कॉन्फ्रेंस पहली बार आयोजित की गई 4 से लेकर 6 नवंबर तक केरल के कोच्चि में। आयोजन बिमरेन इनिशिएटिव के तहत किया गया। अब बिमरेन इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने शुरू किया था 2024 में। इसका उद्देश्य भी यही है, इंडिया और बिम्स्टेक देशों के मध्य में आपसी सहयोग और मरीन इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। अच्छा, बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश है ना, उनका एक संगठन है जो कि आपस में ट्रेड को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, आपस में आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए मिलकर काम करते हैं। तो एक संगठन है बे ऑफ बंगाल के आसपास के देशों का। 7 देश हैं इसके मेंबर बिम्स्टेक के, जो कि साथ में टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 में की गई। बांग्लादेश के ढाका में हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक का। 7 मेंबर कंट्री है, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। पॉज करके देख लेना 7 देश कौन से हैं। बांग्लादेश के पास इसकी चेयरमैनशिप है क्योंकि 7वां बिम्स्टेक समिट 2026 में बांग्लादेश में नेक्स्ट ईयर आयोजित की जाएगी। सेक्रेटरी जनरल इंडिया है। सबसे पहली बार इसकी समिट 2004 में थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। लेटेस्ट समिट इसी साल अप्रैल 2025 में हुई है बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, और 7वीं समिट अब 2026 में बांग्लादेश में आयोजित की जाएगी बिम्स्टेक की। लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे वीकली करंट अफेयर का। पीएम मोदी ने वंदे मातरम गीत का 150वां ईयर सेलिब्रेशन लॉन्च किया है। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया था?
वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था 7 नवंबर 1875 में। तो 150 साल पूरे हो गए हैं, 150वां स्थापना दिवस है हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम का। तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इस सॉन्ग के साल भर चलने वाले सेलिब्रेशन की शुरुआत की। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, नेशनल एंथम है जनगण मन, इंडिया का जनगण मन नेशनल एंथम, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा हमारा नेशनल एंथम लिखा गया है और नेशनल सॉन्ग लिखने का श्रेय दिया जाता है किसको, तो यह दिया जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी को। 7 नवंबर 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने लिखा है। अब देखिए, एडॉप्ट किया गया था, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उन्होंने 24 जनवरी 1950 1950 24 जनवरी को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को मान्यता दी थी और एडॉप्ट किया था हमारी संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे वंदे मातरम लिखा तो 1875 में गया था, लेकिन इसको प्रकाशित किया गया था आनंद मठ में पहली बार 1882 में। तो हमारा जो राष्ट्र गीत है वंदे मातरम किससे लिया गया है, तो आनंद मठ से लिखा गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। ओके, तो ये बेसिक चीज थी। आगे चलकर अंग्रेजों के शासनकाल में इस पर बैन भी लगा, क्योंकि ये राष्ट्र की भावना को और बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जा रहा था देश में कांग्रेस के द्वारा। तो इस पर अंग्रेजों ने एक समय बैन भी लगाया। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो इस पर से बैन को हटा लिया गया और 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को मान्यता प्रदान की और एडॉप्ट किया। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल से आते हैं, बंगाल के रहने वाले नॉवेलिस्ट, पोएट और जर्नलिस्ट थे। बंगाली लिटरेचर में इन्हें साहित्य सम्राट के रूप में जाना जाता है। डन। तो ये हमारे वीकली करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट, 3 से लेकर 9 नवंबर तक के टॉप 25 करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में समझे। अगेन मैं आपको बता देता हूं, ऑफर ऑफ द डे की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यूपीएसआई स्टडी मटेरियल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यूपीएसआई के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप इसे अवेल कीजिए। मुलाकात करेंगे कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।